पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर में आतंकियों ने पुलिस मुख्यालय पर हमला बोल दिया। पिछले महीने आतंकियों ने पेशावर की एक मस्जिद को निशाना बनाया था। जिसके बाद शुक्रवार की शाम करीब 7:10 पर एक बार फिर आतंकियों ने कराची के पुलिस मुख्यालय पर हमला बोल दिया। आतंकियों ने सबसे पहले आधा दर्जन हैंड ग्रेनेड पुलिस मुख्यालय परिसर के अंदर फेंके और फिर अंदर घुस गए। कुछ आतंकवादी इमारत के पिछले हिस्से से दाखिल हुए, जबकि 2 पुलिस की वर्दी पहनकर मुख्य द्वार से घुसे। पुलिस मुख्यालय में घुसे आतंकियों के पास हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक गन थे। इससे पहले कि वहां मौजूद पुलिस वाले कुछ समझ पाते, आतंकियों ने हमला शुरू कर दिया। कराची हमले में भी आतंकियों ने पेशावर वाला तरीका अपनाया। पेशावर के पुलिस लाइन की मस्जिद में सुसाइड बॉम्बिंग के लिए भी आतंकी पुलिस की वर्दी में दाखिल हुए थे। कराची पुलिस मुख्यालय पर हमले में 8 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 5 मारे गए हैं। आतंकी हमले के दौरान पुलिस मुख्यालय के आसपास का इलाका करीब 4 घंटे तक गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। इससे पहले जब आतंकियों ने पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी तो हर तरफ हड़कंप मच गया। पास की सड़क पर लोग इधर उधर भागते दिखे। कराची पुलिस मुख्यालय पर हमले की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मौके पर तुरंत पाकिस्तानी रेंजर्स को बुलाया गया। हमलावरों को घेरने के लिए इलाके के सभी मोबाइल वैन को तत्काल पुलिस मुख्यालय के पास बुलाया गया। सिंध पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स ने पुलिस मुख्यालय को चारों तरफ से घेर लिया और फिर शुरू हुई जवाबी कार्रवाई। आतंकी पुलिस मुख्यालय की 5वीं मंजिल तक पहुंच गए और ऊपर से फायरिंग कर रहे थे। लिहाजा पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस वाले मोबाइल वैन और दूसरी गाड़ियों को सुरक्षा दीवार बनाकर फायरिंग कर रहे थे। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ करीब 4 घंटे तक चलती रही। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन रात करीब 11:15 बजे खत्म हुआ, जिसमें 5 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के कराची पुलिस मुख्यालय के अंदर 3 आतंकियों ने एक सुसाइड अटैक में खुद को उड़ा लिया, जबकि 2 आतंकियों को गोलीबारी में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। जिन 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उनके शरीर पर भी बम बंधा था, लेकिन उन्हें ब्लास्ट का मौका नहीं मिला। इससे पहले पुलिस और पाक रेंजर्स के जवान पुलिस मुख्यालय के अंदर 3 मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। कोई नहीं लेकिन जब सुरक्षा बल ऑपरेशन के दौरान 4थी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे तो एक जोरदार धमाका हुआ। सारे पीछे आ जाओ। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। सारे पीछे आ जाओ। ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ, और भी हो सकता है, पीछे आ जाओ सारे। दरअसल ये सुसाइड अटैक था, जिसमें 3 आतंकियों ने खुद को उड़ा लिया था। कराची पुलिस मुख्यालय पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। टीटीपी ने दावा किया है कि उसके मुजाहिदीनों ने पुलिस चीफ के ऑफिस को निशाना बनाया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह कि कराची पुलिस मुख्यालय पर हमला करने के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ। पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा बल जब आतंकियों तक पहुंचे तो वहां मौजूद हथियार और गोला बारूद देखकर हैरान रह गए। एक मिनट लाइट इधर कर, लाइट है जा कैसा देख कर दिया। आतंकियों के हाथ में आधुनिक हथियार और विस्फोटक थे, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी मंशा कितनी घातक थी। Everything will be clear and it's by the blessing of Allah the operation has been successful. सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में मारे गए 2 आतंकियों की पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक वजीरिस्तान का तो दूसरा लकी मरवत का था। कराची पुलिस मुख्यालय में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि एक आम नागरिक की भी मौत हो गई।
कराची आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए, जिन्हें कराची के जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोटल 22 कैजुअल्टीज आई हैं, जिसमें 4 जो है एहलकार वो शहीद हो गए। हमले के दौरान आतंकियों ने पुलिस मुख्यालय को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। धमाके से जो है बिल्डिंग है पूरी तबाह हो चुकी है, जबकि ये टाइल्स जो है नीचे के ये भी आके दीवारों से उखड़ के नीचे गिर चुके हैं। पुलिस मुख्यालय पर हमले की पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने निंदा की है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं कराची में पुलिस पर हुए आतंकी घटना की कड़ी निंदा करता हूं और इस हमले को विफल करने वाले साहसी पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों को सलाम करता हूं। आतंकवादी शायद भूल गए होंगे कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने अपने शौर्य और साहस से आतंकवाद को हराया है। अमेरिका ने भी कराची में आतंकी हमले की निंदा की। यूएस विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ दृढ़ता से खड़ा है। पुलिस मुख्यालय कराची मेन आर्टरी रोड पर है, जो सीधे एयरपोर्ट की ओर जाता है। ऐसे में यह हमला सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। नवंबर 2022 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सरकार के साथ कई महीनों से जारी संघर्ष विराम को खत्म कर दिया था और इसके बाद से आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हो गई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान में इस्लामी शासन लाना है। इसके लिए टीटीपी ने पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा हुआ है। टीटीपी पाकिस्तान में कई सारे खतरनाक हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। इसी साल जनवरी में टीटीपी के एक आत्मघाती हमलावर ने पेशावर की एक मस्जिद में खुद को बम से उड़ा भी लिया था। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पुलिस वाले थे। 2014 में टीटीपी ने पेशावर के एक आर्मी स्कूल में गोलीबारी कर दी थी। इस हमले में कम से कम 150 लोग मारे गए थे। 2012 में टीटीपी ने मलाला यूसुफजई पर हमला भी किया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कबूल कर लिया है कि उनके देश ने आतंकियों को पनाह दी और आज वही आतंकी उनके लिए परेशानी बन गए। इसके लिए कराची पुलिस मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया कि किसने ऐसे खेल खेले जिससे दहशतगर्दी हमारा मुकद्दर बन गया। ये दहशतगर्दी की जो है इजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर, वो भी हमारे हुक्मरानों ने की। ये हमारे घर के सेन में जो दहशतगर्दी आई हुई है हम खुद लेके आए हुए। ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को उनके देश ने पनाह दी थी और आज यही आतंकी उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। साल 1.5-2 साल पहले जो है इनको दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पे लाके बसाया गया था कि ये अमन पसंद हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, उन्होंने देश के आर्थिक हालात पर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ख्वाजा आसिफ के ये बयान शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने अगले बुधवार से जेल भरो आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया। यानी तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। इमरान खान ने चेतावनी दी है कि शहबाज शरीफ सरकार को दमन की नीति के खिलाफ उनकी पार्टी अगले बुधवार से सारे देश में जेल भरो आंदोलन चलाएगी। ये हमें कोई ये जो जेल से डरा रहे हैं, हम जेल भर देंगे, इनके पास जगह ही नहीं होगी जेलों के अंदर। लेकिन ये तो नहीं होगा कि जेल के खौफ से ये हर किस्म का जुल्म करें इस मुल्क में। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल में डाला जा रहा है। अगर ये इनका ख्याल है कि हम चुप करके ये इनको इलेक्शन को चोरी करने देंगे, ये नहीं कर सकते। पीटीआई देश में तुरंत आम चुनाव के लिए लगातार अभियान चला रही है। इमरान ने कहा कि शहबाज सरकार चुनाव से डरती है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने दावा किया है कि देश में महंगाई ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शहबाज शरीफ के पास देश चलाने के लिए कोई रोड मैप भी नहीं है। इसके लिए इमरान खान ने IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज का जिक्र किया और कहा कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से किया जा रहा है। ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। थोड़ी देर का थोड़ा सा आराम आएगा, लेकिन कैंसर जब तक काट के निकाली ना जाए, ये कैंसर फैलती जाएगी, ये कर्जे बढ़ते जाएंगे। इमरान खान ने अपने कार्यकाल की तुलना शहबाज सरकार के कार्यकाल से की और जरूरी चीजों की कीमतों में अंतर बताया। आटा हमारे दौर में 60 रुपए किलो था, आज 135 रुपए किलो पहुंच गया।
जो आम आदमी खाने की उसकी पीने की चीज है। इमरान खान ने शहबाज सरकार से मुल्क को तबाह नहीं करने की भी अपील की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वो अपनी सरकार और मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान घी के दामों की तुलना कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि इमरान खान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पाकिस्तान में घी का जो दाम बता रहे हैं उसे सुनकर आपका सिर चकरा सकता है। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। जाहिर है कि महंगाई पर बोल रहे इमरान खान की जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान में घी 600 अरब रुपए किलो बिक रहा है। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। 8 सेकंड के इस वीडियो को पाकिस्तान की पत्रकार नायला इनायत ने ट्विटर पर शेयर किया। जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पिछले साल काबुल में अमेरिका के हमले में अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद अल कायदा ने सैफ अल आदेल को अपना नया चीफ बना लिया है। सैफ अल आदेल अमेरिकी हमले में मारे जा चुके अल कायदा के पूर्व चीफ उसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी का भरोसेमंद साथी है। मिस्र की सेना में कर्नल रह चुका आदेल अल कायदा के प्रमुख एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है। आदेल साल 2001 में अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की साजिश रचने वालों में शामिल था। इतना ही नहीं, 1998 में केन्या में अमेरिकी दूतावास पर हुए आतंकी हमले की साजिश भी आदेल ने ही रची थी। जानकारी के मुताबिक आदेल ने ही 1993 में सोमालिया में आतंकी ऑपरेशन ब्लैक हॉक डाउन को अंजाम दिया था, जिसमें 19 अमेरिकी जवान मारे गए थे। सैफ अल आदेल अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और इस पर $10 मिलियन यानी कि करीब 82 करोड़ रुपए का इनाम भी है। पिछले साल जुलाई में अमेरिका ने अल कायदा प्रमुख अयमन अल जवाहिरी को काबुल में ड्रोन हमले में मार गिराया था। जवाहिरी के मारे जाने के बाद से ही अल कायदा प्रमुख की कुर्सी खाली थी, जिस पर अब सैफ अल आदेल नाम की मोहर लग गई है। मनीष सिसोदिया को CBI ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली शराब नीति मामले में CBI ने डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही बताया कि CBI और ED को अब तक उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज LG हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी ने उपराज्यपाल VK सक्सेना पर बीजेपी के साथ मिलकर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। दिल्ली में 22 फरवरी को मेयर का चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में 24 घंटे के अंदर चुनाव को लेकर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। महाशिवरात्रि के मौके पर CM केजरीवाल आज कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। CM ने अपने सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें शेयर की। दिल्ली के निकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। निकी की हत्या में सिर्फ उसका लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत ही नहीं, उसका पूरा परिवार शामिल था। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल के पिता वीरेंद्र समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साहिल के पिता के अलावा पुलिस ने साहिल के 2 कजिन आशीष और नवीन और साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी है। नवीन साहिल का मौसेरा भाई है। पुलिस के मुताबिक इन सभी को निकी की हत्या की जानकारी थी और किसी न किसी तरह से इन्होंने हत्याकांड को अंजाम देने में मदद भी की। इन पर हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। पुलिस की माने तो साहिल के पिता वीरेंद्र जानते थे कि उनके बेटे ने निकी यादव की हत्या की है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को पुख्ता सबूत मिले कि ये लोग साथ थे, तब इनकी गिरफ्तारी कल रात में डाली गई है। पुलिस की माने तो घर वालों ने दोस्त के साथ मिलकर निकी के शव को फ्रिज में छिपाने में आरोपी साहिल की मदद की थी। पुलिस ने गिरफ्तार 5 आरोपियों को शुक्रवार की रात ही कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने निकी यादव मर्डर केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक निकी यादव साहिल गहलोत की लिव इन पार्टनर नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी और दोनों की साल 2020 में ही शादी हो चुकी थी। दोनों की शादी की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। निकी और साहिल की शादी अक्टूबर 2020 में ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 इलाके के आर्य समाज मंदिर में हुई थी। शादी में 2 लोग भी मौजूद थे। पुलिस को CCTV तस्वीर भी मिली है जिसमें उसकी कार दिखाई पड़ रही है। 1/10/2020 को हुई थी और कुछ उनके परिचित 2 लोग और साथ में थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी की फैमिली को साहिल और निकी की शादी के बारे में पहले से जानकारी थी। पुलिस ने साहिल और निकी की शादी से जुड़ा सर्टिफिकेट भी बरामद कर लिया है।
साहिल का परिवार उसकी शादी से खुश नहीं था। शादीशुदा होने के बावजूद उसकी शादी कहीं और तय कर दी। दूसरी लड़की के परिवार से भी छिपाया गया कि साहिल पहले से शादीशुदा है। पुलिस की जांच में पता चला है कि साहिल की दूसरी शादी होने से पहले ही निकी को पता चल गया कि उसके पति की शादी 10 फरवरी को होने वाली है। इसीलिए साहिल और उसके परिवार ने निकी को मारने की योजना बना ली, जिसके मुताबिक 10 फरवरी यानी शादी से एक दिन पहले निकी की हत्या करवाने की ठानी गई। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत ने 9 फरवरी के दिन सगाई की। इसके बाद उसने अपने भाई आशीष की ह्यूंडई वर्ना कार लेकर मित्राओं गांव के घर से दिल्ली के उत्तम नगर की परमपुरी इलाके में मौजूद निकी के उस फ्लैट में पहुंचा, जहां निकी अपनी बहन के साथ किराए पर रहती थी। उस वक्त रात 1 बज रहे थे कि 9 तारीख को सगाई हो रही है, उस दिन पूरा जश्न मनाया जा रहा है। 9 की रात को 1 बजे, लगभग 1 बजे ये उनके पास जा रहे हैं। फ्लैट पर करीब 2-3 घंटे रुकने के बाद निकी को लेकर वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गया, क्योंकि निकी ने उससे गोवा चलने के लिए कहा था। 10 फरवरी की सुबह 10 बजे गोवा जाने की ट्रेन थी। लेकिन निकी को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। निकी तो अपने साथ लगेज और पैसे लेकर आई थी, लेकिन साहिल अपने साथ कुछ नहीं ले गया था, क्योंकि उसका इरादा बहुत खतरनाक था। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर टिकट ना मिलने के बाद निकी और साहिल ने हिमाचल जाने का प्लान बनाया और वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कश्मीरी गेट बस अड्डे की तरफ आए, जहां पर उन्हें हिमाचल जाने की बस नहीं मिली और इस बीच सुबह हो गई। फिर दोनों निगम बोध घाट पहुंचे। सुबह 8 से 9 बजे के बीच निगम बोध की पार्किंग में साहिल ने कार में मौजूद डेटा केबल से निकी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साहिल ने इसकी सूचना अपने परिवार को दी। इसके बाद निकी की लाश को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बेल्ट बांधकर नजफगढ़ के मित्राओं गांव ले गया, जहां उसने बाकी आरोपियों की मदद से बंद पड़े एक पुराने ढाबे में मौजूद फ्रिज में निकी की लाश को छिपा दिया। उसी शाम साबिल अपनी बारात लेकर हरियाणा के मनहोटी गांव पहुंचा और बड़े इत्मीनान से अपनी शादी रचाई। देश की राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक 25 साल के शख्स ने रात 3 बजे पुलिस को फोन किया और कहा कि उसने अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे की हत्या कर दी। ये सुनकर दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए। तुरंत नेताजी सुभाष प्लेस थाने के पुलिस अधिकारी इलाके के शकूरपुर के ई ब्लॉक में मौजूद इस घर में पहुंच गए। घर में एक महिला और 2 साल के बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। दोनों की हत्या चाकू से गोदकर की गई थी। ब्रजेश नाम के व्यक्ति ने मौके पर ही कबूला कि उसने अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। हैरानी की बात यह थी कि ब्रजेश ने अपने 5 साल के बेटे की जान बख्श दी थी। बड़े बेटे के सामने ही पिता ने अपनी पत्नी और छोटे बेटे की हत्या कर दी। आरोपी ने सब्जी काटने वाले चाकू से पत्नी और बच्चे की हत्या की। ब्रजेश अपने परिवार के साथ बल्ब का होल्डर बनाने वाली फैक्ट्री के ऊपरी मंजिल पर पिछले 1 साल से रह रहा था। कितने बच्चे थे इनके? बच्चे 2 बच्चे थे। अच्छा, ये क्या उनका खुद का काम था? नहीं। हाँ, मालिक के पास काम करते थे। मालिक के पास काम करते थे। यही फैक्ट्री में रहते थे क्या? हाँ, फैक्ट्री में रहते थे। ब्रजेश ने पुलिस को हत्या की जो वजह बताई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। ब्रजेश ने सिर्फ एक शक की बिना पर अपने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक ब्रजेश को कई दिनों से शक था कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध हैं। इस बात को लेकर उनके बीच पहले भी झगड़े हो चुके थे और यही झगड़े आखिर में हत्या की वजह बने। ब्रजेश ने पुलिस को बताया कि क्यों उसने छोटे बेटे की हत्या कर दी और बड़े बेटे को छोड़ दिया। दरअसल ब्रजेश को यह शक था कि 2 साल का बच्चा जिसका उसने कत्ल किया वो उसका नहीं है, उसका केवल एक ही बेटा है जो 5 साल का है। ब्रजेश ने इसीलिए 5 साल के बेटे के सामने ही पत्नी और मासूम बच्चे की हत्या कर दी। ऐसा कुछ कभी लगा नहीं कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन अब आदमी के मुंह में क्या पता किस बात की उनकी रंजिश थी आपस में। पुलिस ने आरोपी ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ा बेटा अब अपने चाचा के साथ रह रहा है। राजस्थान के नागौर में दिल्ली की श्रद्धा मर्डर जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शवों के टुकड़े कर जंगल और कुएं में फेंक दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनोपाराम और मृतक युवती गुड्डी के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों ही शादीशुदा थे। 22 जनवरी को गुड्डी अपने घर से ससुराल के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक वो ससुराल नहीं पहुंची। 2 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं चला। इसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच में पुलिस को पता चला कि 22 जनवरी को
अनूपाराम नाम का शख्स गुड्डी के साथ देखा गया था। पुलिस ने अनूपाराम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसी ने गुड्डी की हत्या की है। गुड्डी ने घर वालों से कहा था कि वो अपने ससुराल जा रही है, लेकिन ससुराल की बजाय वो पहुंच गई नागौर में अपने प्रेमी अनूपाराम के पास। लेकिन अनूपाराम तो गुड्डी से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि नागौर में मुलाकात के दौरान गुड्डी ने उससे शादी कर साथ रहने की बात कही, जिस बात पर अनूपाराम ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस की माने तो अनूपाराम ने गुड्डी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। अनूपाराम को लगने लगा कि गुड्डी के शव के मिलने के बाद कहीं वो पकड़ा न जाए, इसीलिए हत्या के 3-4 दिन बाद अनूपाराम दोबारा वहां पहुंचा जहां शव को फेंका था। उसने देखा कि शव को जानवरों ने नोच दिया है। पुलिस की माने तो अनूपाराम ने तेज धारदार हथियार से गुड्डी के शव के कई टुकड़े किए। शव के टुकड़े को प्लास्टिक के बोरे में भरकर मोटरसाइकिल पर पीछे बांध दिया, सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसे एक बैग में डालकर बाइक पर टांग लिया। इसके बाद वो एक गांव के करीब कुएं पर पहुंचा और शव के टुकड़ों और सिर को उसमें डाल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी तो और उलझ गई। गुड्डी की हत्या को करीब 1 महीना होने वाला है, लेकिन अब तक गुड्डी के शव के टुकड़े कुएं से नहीं मिले। और हालात ये हैं कि इस कुएं में शव की तलाश में दिन हो या रात एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। नागौर पुलिस ने पहले तो एसडीआरएफ की मदद ली। अजमेर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। इस दौरान पहले कैमरे को कुएं में भेजा गया। कुछ चीजें दिखाई देने के बाद एनडीआरएफ के जवान को कुएं में उतारा गया, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से नीचे नहीं उतर पाया। इसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। अब पहले मोटर से कुएं में मौजूद पानी को बाहर निकाला गया, लेकिन इसके बावजूद एनडीआरएफ के जवान 200 फीट तक नहीं जा पाए, जबकि कुएं की गहराई 400 फीट है। ऑक्सीजन नहीं होने से कुएं के अंदर मोटर जलने से हुए धुएं की वजह से दम घुटने लगा, तो उसे वापस ऊपर आना पड़ा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों का कहना है कि ऐसा गहरा कुआं पहली बार देखा है। कुआं गहरा होने के साथ ही कुएं की चौड़ाई कम है, जिसके कारण कुएं के अंदर जाने में काफी परेशानी आ रही थी। जैसे तैसे आखिर में एसडीआरएफ का एक जवान कुएं में उतरने में कामयाब हुआ, तो उसे सिर्फ एक पीवीसी पाइप, 2 लकड़ी और कुछ सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। तो सवाल यह है कि गुड्डी के शव को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। अब हालात ये हैं कि पुलिस के करीब 100 जवान आसपास के जंगलों और इलाकों में शव की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं, और इसके लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। आरोपी अनूपाराम की बताई जगह पर पुलिस ड्रोन कैमरे से लाश के टुकड़ों की तलाश कर रही है, क्योंकि उसी जगह पर बाल, कपड़े और जबड़ा बरामद हुआ था, जिसकी डीएनए जांच में पता चला कि शरीर के अवशेष गुड्डी के ही थे। बॉडी के अवशेष ये आरोपी अनूपाराम की निशानदेही से पुलिस को बरामद हुए थे। उनका हमने जयपुर में एफएसएल लैब से डीएनए परीक्षण करवाया था, तो वो जो अवशेष हैं वो ज्ञात हुआ है कि मृतका गुड्डी के थे। लेकिन इस सब के बावजूद गुड्डी के लाश के बाकी अवशेष पुलिस को नहीं मिले हैं। नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। पीड़ित परिवार से मुलाकात की है असदुद्दीन ओवैसी ने। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की है नासिर और जुनैद के परिवार से। अगर आप जेनोसाइड भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हरियाणा और राजस्थान की पुलिस और यहाँ की लीडरशिप जो है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, इनको रोकें, इस गैंग को पकड़ें, इनको जेल में डालें। भारत, सुनिए, भारत में किसी को इख्तियार नहीं है कि कोई हथियार लेकर जिसको चाहे गोली मारे, जिसको चाहे पकड़े। ये विजिलेंटीज है जिसको ये विजिलेंटीज है जिनको खत्म करना जरूरी है, वरना रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। अदालत को ताला डालना पड़ेगा, पुलिस को रिटायर करना पड़ेगा अगर नहीं रोका जाएगा तो। क्या नहीं है? आप अंदर हमको बताया गया कि आकर शराब पीकर मेवात के लड़कियों को छेड़ते हैं, जब किसी ने रोका तो बच्चे भी जेल में है, जेल में है वो। 3 दिन हो चुका है, 2 स्टेट की पुलिस है, राजस्थान, हरियाणा, नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इन जालिमों को, इन टेररिस्ट को पुलिस का और पॉलिटिकल लीडरशिप का पैट्रोनेज है। जब तक सियासी लीडरशिप इनके साथ रहेगी, इनको कुछ नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए हमारी बात। तो क्या कहा आपने?
तो सिर्फ ओवैसी ही नहीं, कई पार्टियां इस मसले पर सियासत कर रही हैं। कार में जिन दो युवक नासिर और जुनैद का शव मिला था, दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे और इसीलिए सियासत हरियाणा से लेकर राजस्थान तक गर्मा गई है। पीड़ित परिवार आज कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचा था। परिवार ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। जल्दी से जल्दी ये सारे गुंडे पकड़े जाएं और ये सजा और इनके लिए फांसी दी जाए। ये दिल तो ये कहता है कि इनको बिल्कुल इसी तरह फांसी देनी चाहिए। दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवार को हर सहायता देने का आश्वासन दिया। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही और उन्होंने यही कहा है कि जो भी मुजरिम हैं, जो नामजद हैं, जो अन्य में हैं, मोनू मानेसर है खास तौर से, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। एक तरफ पूरे मामले में राजस्थान सरकार और पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए दिखने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल राजस्थान सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हरियाणा के गुरुग्राम में राजस्थान सरकार के खिलाफ बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गहलोत जी का जो कि एक प्रांत के मुखिया है और ओवैसी जैसे ये एक लाइन की जो पार्टियां हैं, एक ही लाइन के विचारधारा के जो लोग हैं, वो मिलकर के ये षड्यंत्र रच रहे। दूसरी तरफ बजरंग दल पर लग रहे आरोपों पर विश्व हिंदू परिषद ने सीधे राजस्थान सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप मढ़ दिया है। राजस्थान सरकार की भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। वो चंद मुस्लिम वोट बैंक की खातिर पहले भी हिंदुओं का दमन करती रही है। पीड़ित परिवार के समर्थन में अब कई धार्मिक संगठन भी उतर आए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। जमीयत ने पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि बिना पुलिस पर कार्रवाई किए मामले में सही इंसाफ नहीं हो सकता। अभी मुकदमात नामजद दर्ज हो गए हैं 5 लोगों के खिलाफ, एक की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन अभी इसमें हमारा फिरोजपुर का थाना भी इन्वॉल्व है, इसलिए कि वो लोग सबसे पहले उसको थाना लेकर पहुंचे। तो दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। ओवैसी ने पूरे मामले में सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सवाल भी सीधे प्रधानमंत्री से पूछने लगे। और ये बात सबको मालूम कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इस ग्रुप को पूरा प्रोटेक्शन देती है, पुलिस इनसे डरती है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। दरअसल हरियाणा के भिवानी में कल पुलिस को सड़क पर जली कार मिली थी, जिसमें 2 कंकाल बरामद किए गए थे। पुलिस को पता चला कि कार के अंदर जले हुए जो 2 कंकाल मिले हैं वो नासिर और जुनैद के, और दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। पुलिस को यह भी पता चला कि जुनैद गाय की तस्करी करता था और उस पर गो तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। इसमें जो ये 2 लड़के शामिल थे, उनमें से एक के विरुद्ध गौ तस्करी के कुछ प्रकरण दर्ज हैं। मृतकों के परिवार वालों ने पुलिस को यह भी बताया कि जुनैद और नासिर का अपहरण किया गया था और अपहरण करने के बाद ही उनकी हत्या की गई। हत्या का शक नासिर और जुनैद के भाई ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जाहिर किया है। महाशिवरात्रि के मौके पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 121 निर्धन कन्याओं का विवाह करवाया गया। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है और विदेशी भी चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये विदेश है, ये प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। ये वैसे ईसाई हैं लेकिन सनातन को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि विदेशी भी चाहते हैं कि एक राष्ट्र तो ऐसा हो जहां हिंदुत्व के साथ, गौरव के साथ, जातिवाद को अलग रख के हम कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। इसलिए हमारा ये मांग सरकार से नहीं है, अपने इष्ट से और चरणों से प्रार्थना है, और कोई अगर सपोर्ट करता है तो स्वागत है। चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे बेहद तल्ख अवतार में नजर आए। अपने पिता के शिष्य के हाथों पहले विधायक, फिर सरकार और फिर पार्टी गंवाने के बाद अब उद्धव जनता के दरबार में जाने की चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और सियासी संदेश देने के लिए उद्धव सीधे अपने समर्थकों के बीच पहुंचे और मातोश्री के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बार फिर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी को सीधे चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दी। पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो
उनकी हिम्मत नहीं थी। हालांकि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का जवाब अपने ही अंदाज में दिया और कार्यकर्ताओं का समर्थन शिंदे गुट में होने का दावा भी किया। हमारे पास पूर्ण बहुमत है और चुनाव आयोग ने भी ये लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी को देखते हुए ये निर्णय लिया है। जिनके पास विधायक है, सांसद है, हजारों की संख्या में लोक प्रतिनिधि है और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और शिव सैनिक है, उनके पक्ष में चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। मैं निर्णय का स्वागत करता हूँ। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे तो आमने सामने एक दूसरे को चुनौती देते हुए दिख ही रहे हैं, लेकिन उद्धव गुट के नेताओं के निशाने पर इस बार चुनाव आयोग भी आ गया और एक के बाद एक उद्धव गुट के सभी नेताओं ने चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लिया। उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो चुनाव आयोग के नाम को ही बदल कर रख दिया। प्रजातंत्र का हवाला देते हुए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम आज इलेक्शन कमीशन ने किया है और मैं तो इनको इलेक्शन कमीशन भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। उद्धव गुट की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह एकनाथ शिंदे है। प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग और एकनाथ शिंदे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिसने गद्दारी की उसके साथ ही चुनाव आयोग खड़ा है। हैरानी होती है कि आज इस कदर हमारी एजेंसीज जो इंडिपेंडेंट मानी जाती थी, जिनको प्रजातंत्र और संविधान का रक्षण करना होता था, आज इस तरीके से झुक गई हैं और झूठ के आड़ में, और जिन्होंने गद्दारी की है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनके साथ आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ पार्टी गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे मुश्किल में नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल उद्धव के साथ खड़े हैं। उद्धव को जहां कांग्रेस और एनसीपी का खुला समर्थन मिला है, तो वहीं एक बड़ी नसीहत भी मिली और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव को चुनाव आयोग के फैसले को मानते हुए नई पार्टी के गठन की सलाह दी, जिस पर उद्धव गुट के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में मिले अधिकार को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी जो हमें संविधान ने हमें लड़ाई करने का ऑप्शंस दिए हैं, हम उन सभी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ एनडीए ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया है। एनडीए में शामिल रामदास अठावले ने चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला बताया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी निर्णय दिया है, ये निर्णय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। तो इसी तरह का नियम है, इसी तरह का कानून भी है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव गुट की ओर से आज पूरे दिन हलचल देखने को मिली। उद्धव ठाकरे ने आज मातोश्री में अपने गुट के नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें आगे के हालात पर मंथन हुआ। बैठक के दौरान मातोश्री के बाहर उद्धव गुट के समर्थकों की बड़ी तादाद देखने को मिली। उद्धव के समर्थक उद्धव ठाकरे को पीएम बनाने के लिए पोस्टर भी लेकर पहुंचे थे। बैठक के दौरान उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री शिंदे और उनके नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। हालांकि बैठक में पहुंचे नेता बैठक से पहले कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। आयोग ने शुक्रवार शाम को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। चुनाव आयोग का फैसला लागू होने के बाद शिवसेना की सभी संपत्तियों से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ेगा। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक शिवसेना के पास 334 करोड़ और 46 लाख की संपत्ति है, जिसका उपयोग पार्टी के कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही हो पाएगा। चुनाव आयोग के ताजा फैसले के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट का सदस्य पार्टी का कोषाध्यक्ष होगा, जिसके बाद महाराष्ट्र में 82 जगहों पर मौजूद शिवसेना का दफ्तर शिंदे गुट के अंडर होगा। साथ ही मातोश्री के ग्राउंड फ्लोर पर शिवसेना का मुख्यालय है, जिसे बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के नाम कर दिया था। मातोश्री की पहली मंजिल जयदेव ठाकरे के हिस्से में है, दूसरी और तीसरी मंजिल उद्धव ठाकरे के नाम पर है। यानी कि उद्धव ठाकरे अब अपने घर का ग्राउंड फ्लोर गंवाने का खतरा भी उन पर मंडरा रहा है। कुपवाड़ा में एवलांच की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए हिमस्खलन में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। एवलांच ने एक ही परिवार के 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने हथियार तस्करी की कोशिश नाकाम की। जवानों और तस्करों के बीच मुठभेड़ के बाद बीएसएफ ने हथियार और ड्रग्स बरामद किए। महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर और मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर रुद्राभिषेक किया।
अयोध्या दीपोत्सव की तर्ज पर आज उज्जैन में शिव दीपोत्सव की तैयारी की गई है। शिप्रा नदी के घाटों पर 21 लाख दीप जलाकर जश्न मनाने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल बाकी है और फिर से विपक्षी एकता पर बात की जाने लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार विपक्षी एकता को मिशन बनाकर आगे बढ़ने की उन्होंने ठान ली। और इसी कड़ी में पटना में शनिवार को सीपीआई एमएल के अधिवेशन में नीतीश ने मंच से ही कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से गठबंधन पर मोहर लगाने के लिए नेतृत्व से बात करने का निवेदन कर दिया। बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। आज आप आए हुए हैं, ताकि के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए। नीतीश जिस अंदाज में बोल रहे थे उससे ऐसा लग रहा था मानो नीतीश तो गठबंधन चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस से उन्हें वो इशारे नहीं मिल पा रहे जिनकी उम्मीद में वो महागठबंधन की तरफ गए थे। ये दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे। तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार ने भरे मंच से इस बार सीटों का बड़ा दावा भी कर दिया। नीतीश कुमार ने सलमान खुर्शीद को नसीहत के अंदाज में आग्रह करते हुए गठबंधन पर मोहर लगाने में मदद करने की अपील की और कहा कि अगर वक्त पर विपक्षी एकता की रूपरेखा तैयार हो जाए तो बीजेपी महज 100 सीटों के भीतर सिमट जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा चिरहुआ को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। नीतीश कुमार ने घुमाकर दावों के साथ कांग्रेस नेता के सामने गठबंधन को लेकर खूब बोला, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का जवाब आया उससे ऐसा लगा कि इतना बड़ा दावा करने के बाद भी नीतीश कुमार को बस आगे बढ़ते रहने की सलाह भर दी गई है। चिराग जलाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। चिराग जलाइए, दिवाली हम मिलकर बनाएंगे। नीतीश कुमार के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर तीखा तंज किया। गिरिराज सिंह ने विपक्षी एकता को प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ दिया और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान ने ही कांग्रेस और नीतीश कुमार दोनों को सवालों में ला खड़ा किया। पीएम के सपने के लिए विपक्षी एकता में कांग्रेस कह रही है कि लव यू कौन कहेगा। अब ये लव यू इनको कौन कहेगा जो 17 साल में बिहार में नेता नहीं बन पाए। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के भरोसे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पर भरोसा 27 साल बाद भी कायम है और नीतीश कुमार के भरोसे का हाल बिहार ने पिछले चुनाव में ही बता दिया था। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक गुडविल खत्म हो चुका है। मोदी जी 27 साल में 156 उनके गुडविल में आते हैं। ये 2010 में 114-15 सीट था, आज 43-44 सीटों पे अटक गए। इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद से ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर के दिल्ली और मुंबई ऑफिस को बंद कर दिया। अब तक भारत में ट्विटर के 3 ऑफिस थे, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में, लेकिन अब दिल्ली और मुंबई में ताला बंद होने के बाद सिर्फ बेंगलुरु में ही ट्विटर का ऑफिस बचा है। बड़ी बात यह है कि बेंगलुरु में ट्विटर के दफ्तर में सिर्फ 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही इलॉन मस्क ने भारत में काम कर रहे ट्विटर के 90% कर्मचारियों को निकाल दिया था। कहा जा रहा है कि ट्विटर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इलॉन मस्क लगातार कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, इसलिए कर्मचारियों की छटनी के साथ साथ दुनिया के कई देशों में ट्विटर के ऑफिसेज को बंद किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव 22 फरवरी को होगा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग पर मोहर लगा दी। इससे पहले आज सुबह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें 22 फरवरी को नगर निगम के मेयर का चुनाव कराने की मांग की गई थी। केजरीवाल के प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी। 22 फरवरी को सुबह 11 बजे से एमसीडी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मेयर का चुनाव होगा। इन सब के बीच केजरीवाल ने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने के लिए एलजी साहब ने पूरी कोशिश की। कल सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था और कहा था कि मनोनीत सदस्यों को वोट देने की इजाजत नहीं होगी।
न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान की वजह से तबाही का दौर जारी। चक्रवाती तूफान गैब्रियल की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। आंधी तूफान से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस के मुताबिक मौतों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। नया मामला मिसिसिपी शहर का है, जहां 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में फिलहाल एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन पर देश में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। ट्रूडो ने कहा कि चीन कनाडा के लोकतंत्र में दखल दे रहा है और चुनाव की प्रक्रिया बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर पर सवाल उठने के बाद इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 3 लाख से ज्यादा गाड़ियों को वापस फैक्ट्री बुला लिया है। कंपनी के मुताबिक सभी गाड़ियों में लगे सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंच गए हैं और इसके साथ ही कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर अब 20 हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन मेहमान चीतों को नेशनल पार्क को सौंपा और ऐसा करते वक्त मुख्यमंत्री बेहद उत्साहित नजर आए। इन अफ्रीकी मेहमानों के आने से कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीता मित्रों से भी बात की और लोगों को शिकार नहीं करने के लिए जागरूक करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ाने का श्रेय केंद्र सरकार को दिया। बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए हैं। 8 पहले थे, 12 अब कुल 20 हो गए। भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन और पर्यावरण मंत्री हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारतीय वायुसेना का विमान ग्लोब मास्टर C-17 करीब 10 घंटे की उड़ान के बाद इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लेकर ग्वालियर पहुंचा, जहां से इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क लाया गया। कूनो नेशनल पार्क में इन नए मेहमानों को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। हालांकि इस दौरान आम लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया। दक्षिण अफ्रीका से आए नए मेहमानों का स्वागत करने के लिए कूनो नेशनल पार्क तैयार दिखा। 7 समंदर पार से आए इन चीतों के रहने के लिए पहले ही पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका से इस खेप में जो 12 चीते आए हैं, उनमें 7 नर हैं, 5 मादा हैं। कूनो नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन चीतों को बाड़े में छोड़ा और ये सभी 12 चीते फिलहाल क्वारंटीन में रहेंगे। यानी कि पार्क में मौजूद दूसरे चीतों से इन्हें अभी मिलने नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए कूनो नेशनल पार्क में 10 बड़े बाड़े बनाए गए हैं। करीब 1.5 महीने के बाद चीतों को बाड़े में छोड़ दिया जाएगा और कुछ महीनों तक इन सभी 12 चीतों पर विशेष नजर रखी जाएगी। आपने भारत में विरोध प्रदर्शन की कई तस्वीरें देखी होंगी। हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन की वजह राजनीतिक हो या फिर गैर राजनीतिक हो, हंगामा होना आम बात है। लेकिन आज हम आपको जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की तस्वीर दिखाएं, जहां वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जर्मनी के एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी सड़कों पर उतर पड़े तो पूरा इलाका विरोध के नारों से गूंज उठा। हाथों में बड़े बड़े प्लेकार्ड, जुबान पर सरकार विरोधी नारे और सैकड़ों लोग एक साथ सड़कों पर। लेकिन इसके बावजूद ना तो कहीं अफरा तफरी दिखी, ना ही हिंसा या उत्पात मचाने की कोशिश। हालांकि प्रदर्शन के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद दिखे, लेकिन प्रदर्शनकारी इतने अनुशासित नजर आए कि पुलिस के पहरे के बगैर भी उनका सलीका यही होता। इसके बाद एक जगह जमा होकर अपनी बात कहने और सरकार तक अपने विरोध की आवाज पहुंचाने के बाद ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया। बताया गया कि इस प्रदर्शन में 7 एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हुए, जिसकी वजह से जर्मनी के अलग अलग एयरपोर्ट पर 2000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा। यह हड़ताल उस वक्त हुई जब जर्मनी के म्यूनिक में सुरक्षा सम्मेलन चल रहा था, जिसमें 40 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और 60 मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान में एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। जयपुर, कोटा समेत पीएफआई के 7 ठिकानों पर एनआईए ने आज छापेमारी की। एनआईए की टीम ने डिजिटल डिवाइस समेत एयरगन, धारदार हथियार और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर स्पीड लिमिट बढ़ा दी गई है। छोटे वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे।
बीते दिनों ठंड और कोहरे के चलते स्पीड लिमिट को घटा दिया गया था। यूपी के हरदोई में दूल्हे की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। रात के अंधेरे में एक गाड़ी ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी के चिथड़े उड़ गए। इस हादसे में दूल्हे और उसके पिता समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर हुई पूजा अर्चना के बाद आज कपाट खोलने को लेकर मुहूर्त तय किया गया। तुर्की में भूकंप के रूप में कुदरत के कहर को आए 12 दिन हो गए हैं और इन 12 दिनों में तुर्की की सूरत बिल्कुल बदल गई है। जिसे कभी शानदार रिहायशी इलाका माना जाता था, वो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। और जो ट्रक पहले रोजमर्रा की जरूरत के सामान उठाने के लिए मुल्क के शहरों की सड़कों पर दौड़ा करते थे, उन्हें मलबा हटाने के काम में लगा दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक तुर्की में 84,000 से ज्यादा इमारतें मिट्टी में मिल गई, जिन्हें हटाने के लिए दिन रात काम चल रहा है। मलबा हटाने की ड्रोन से ली गई जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें शहर के शहर खंडहर जैसे दिखे, जहां इमारतों के बीच मिट्टी में मिल चुके आलीशान अपार्टमेंट के मलबे उठाने से गुबार उठता दिखा। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा हर बीतते दिन के साथ थमने का नाम नहीं ले रहा। बताया गया कि दोनों देशों में भूकंप की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 43,000 को पार कर गया। लेकिन भूकंप की चपेट में आने से जो बच गए, उनके सामने अब जिंदगी बसर करने के लिए मुसीबतों का पहाड़ है। पहले भूकंप, उसके बाद कड़कड़ाती ठंड और अब अचानक आई बाढ़ ने उन पर 3 तरफ से हमला कर दिया, जिससे कई लोग पालतू पशुओं के साथ अस्तबल में रहने को मजबूर दिखे। Hani gözümü kapatıyorum. Mesela şu an biz at arabasında yatıyoruz. Bilirsin belki at arabasını. दरअसल इन 12 दिनों में कई बार रह रहकर आ रहे भूकंप के झटके लोगों को तो डरा ही रहे हैं, साथ ही दरक चुकी मकान की दीवारों के किसी भी वक्त भर कर गिरने का डर भी सता रहा है। जो कसर बाकी थी उसे बारिश और बाढ़ के पानी ने पूरा कर डाला। बाढ़ और बारिश की वजह से कई इलाके टापू जैसे दिखने लगे हैं।